Hey, hi everyone. So this video I am recording for CA final auditing. Although it would be available for every students over my YouTube channel, but I would like to specifically mention all of my students who are there in my Telegram group to whom I committed that I will start self-study of CA final auditing from 1st March onwards. So basically what I'm going to do in this video, I'll cover two of the essays, essay 210 and essay 510. And the theme of this video would be that you have to learn that what all you need to keep in mind when you are doing self-study for the auditing paper. ओके सो फॉर द रेफरेंस बुक हम लोग सी ए पंकज गर्ग सर की बुक को रेफर करेंगे जैसा हम लोगों ने डिस्कस भी किया था एंड आई बिलीव दैट इट इज़ द बेस्ट बुक अवेलेबल फॉर सी ए फाइनल ऑडिटिंग ओके Okay, so let's start. Essay 210 agreeing the terms of audit engagement. Okay, the most important and helpful thing when you are doing self study of audit is to understand the heading. Okay, is to understand the broad heading whatever you are reading. अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे के नाम का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. सिमिलरली आप अगर कोई और भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से दैट वो टॉपिक आप क्या स्टार्ट कर रहे हो. अब यू पीपल कैन थिंक दैट सर ये तो याद हो गया, ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट हमें याद हो गया, तो इसमें समझना क्या है. ठीक है, सो पहले लेट्स अंडरस्टैंड अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. ऑडिट एंगेजमेंट मीन्स व्हाट. मैं अगर किसी भी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, सपोज कल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ TCS अप्रोच्ड मी दैट आई वांट यू पीपल टू ऑडिट आवर बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, एंड आई हैव ऑल्सो अग्रीड टू दैट. सो दैट वुड बी माई ऑडिट इंगेजमेंट. अगर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या अगर कोई फर्म है वो किसी भी कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो वो उसके लिए एक ऑडिट इंगेजमेंट है. सिंपल सी बात. ओके, सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव फ्यू क्लाइंट्स विथ हुम आई हैव ऑडिट इंगेजमेंट. तो अगर एक ऑडिट इंगेजमेंट है तो ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली दैट किसी ने कॉल करके बोल दिया कि आप मेरा ऑडिट करने को आ जाना और मैं चले जाऊँगा. ओके, द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट शुड बी रिटर्न, जिसे हम लोग अग्रीमेंट, जनरल लैंग्वेज में वी कैन से इट अग्रीमेंट. ओके, क्योंकि अग्रीमेंट में ही टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं. लाइक मैं आपके किस पीरियड का ऑडिट करने आ रहा हूँ, मेरा ऑडिटिंग में क्या क्या कवर होगा, दैट इज स्कोप ऑफ ऑडिट. कुछ स्कोप लिमिटेशंस अगर होते हैं, कुछ हम लोगों को अगर अपने काम को लेकर डिस्क्लेमर डालना है तो दैट इज ऑल्सो बीइंग रिकॉर्डेड इन दैट अग्रीमेंट. सो बेसिकली समझने की इतनी बात है दैट हम लोग कुछ टर्म्स पे अग्री होते हैं फॉर आवर ऑडिट इंगेजमेंट. और मैं आपको अगर बताऊं प्रैक्टिकली हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इंगेजमेंट लेटर. अग्रीमेंट जनरली होता है, बट अगर हम लोग अपने प्रोफेशन की बात करें तो जो मैं कहता हूँ ना कि एक जो जनरल टर्म यूज़ होता है दैट इज़ इंगेजमेंट लेटर. तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि TCS अप्रोच्ड मी, सो नाउ व्हाट आई विल डू इन ऑर्डर टू कंफर्म माई इंगेजमेंट आई विल सेंड माई इंगेजमेंट लेटर. उस इंगेजमेंट लेटर में आई विल मेंशन माई ऑल द टर्म्स एंड आस्क माई क्लाइंट टू साइन इट. ओके, तो जब मेरा क्लाइंट उसको साइन कर देगा तो हम लोग मान लेंगे दैट येस वी हैव अग्रीड टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट. वही मीनिंग है इस ऐसे का. ओके, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट. So we are now good with the heading of or I can say name of this standard that essay 210 agreeing the terms of audit engagement का exactly meaning क्या होता है. Now I'll tell you that with an example that मैंने ऐसा क्यों बोला that किसी भी हेडिंग या कोई ऐसे का नाम है उसे आपको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ. सपोज आपको पता नहीं है कि आप अभी दिल्ली में हो या बेंगलोर में हो, राइट. बट आपसे ऐसा बोला जा रहा है कि आप मैजेस्टिक जाओ, कोरामंगला जाओ, जो कि बेंगलोर में है. ओके, तो जब आपको यही पता नहीं है कि आप बेंगलोर में हो, दिल्ली में हो, चेन्नई में हो या कहाँ हो, तो आप थोड़ा काइंड ऑफ कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा. देखिए, मैं दिल्ली में हूँ और मुझे अगर बोला जाए लक्ष्मी नगर जाओ, मैं चला जाऊँगा. मुझे अगर बोला जाए अशोक नगर जाओ, कनॉट प्लेस जाओ, मुझे पता है कि मैं दिल्ली में हूँ तभी मैं जा पाऊँगा. अदरवाइज आई वुड बी कन्फ्यूज दैट मैं हूँ कहाँ. आप मुझे एक बार बोल रहे हो मैं मैजेस्टिक जाने, एक बार आप मुझे बोल रहे हो लक्ष्मी नगर जाने, राइट. सो हमें ना ब्रॉडर वाला पार्ट पता रहना चाहिए. एक और एग्जांपल आई वांट टू गिव. लॉ में हम लोग पढ़ते हैं हर प्रोविज़न का सेक्शन है, सब सेक्शन है, प्रोवाइजो होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं, राइट. अब मैं आपको सेक्शन का नाम नहीं बताऊं और मैं आपको सिर्फ इतना बोलूं दैट एक्सेप्शन जो दिया हुआ है ना वो ऐसा ऐसा कहता है. सो डोंट यू विल ट्राई टू फिगर आउट दैट सेक्शन क्या है इसका.
पहले एक्सेप्शन पे मत आओ, मीन्स देखिए एक्सेप्शन इज अ काइंड ऑफ सब पार्ट ऑफ द सेक्शन। तो जब आपको सेक्शन पता होगा तो फिर आप जब एक्सेप्शन को सेक्शन से रिलेट करके पढ़ोगे तो समझ आएगा प्रॉपरली, ठीक है। या कोई अगर एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन ऐसा लिखा होता है, फिर एक्सप्लेनेशन दिया होता है, और हम लोग जब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो उसको सेक्शन के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, तो सेक्शन इज अ ब्रॉडर थिंग एंड सेम अप्लाइज टू हियर। दैट ऐसे का नाम जब हमें पता, जब मुझे पता चल गया दैट इस ऐसे में हम सिर्फ ओवरऑल इतना पढ़ने वाले हैं दैट एक ऑडिट इंगेजमेंट में हम लोग टर्म्स को अग्री कैसे करेंगे या फिर क्या होगा उस केस में, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एन ऑडिट इंगेजमेंट। इसके बाद जब हम इसके कंटेंट को पढ़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आएगा एज कंपेयर टू दोज स्टूडेंट्स हु आर लाइक ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, ओके ओके याद हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को हेडिंग पे टाइम देना है, उसे प्रॉपरली समझना है, देन ओनली वी हैव टू प्रोसीड। फाइन, सो मूविंग टू द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस essay, that is objective of auditor. See, for every standards there is separate objective of auditor. मतलब हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर दिया हुआ है वो ही एक ऑब्जेक्टिव होता है। इफ़ यू रिमेंबर ऐसे 200 में भी एक ऑब्जेक्टिव है, ऐसे 220, 30 इन एवरी ऐसे यू विल फाइंड वन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। सो दैट ऑब्जेक्टिव इज इन अकॉर्डेंस विद दैट ऐसे ओनली, ओके। मैं अगर 210 पढ़ रहा हूँ, ऐसे 210 पढ़ रहा हूँ, तो उसके अंदर ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव ये है, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड ऑल्सो ये थोड़ा मार्क किया हुआ है, एक्चुअली आई आस्क्ड फॉर दिस पेज फ्रॉम वन ऑफ माई प्रीवियस स्टूडेंट, तो उन्होंने पढ़ रखा था, दैट्स व्हाई इट इज़ लाइक दिस। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट इंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज़ टू बी परफॉर्म्ड। सी, बेसिस अपॉन विच इट इज़ टू बी परफॉर्म्ड, इसका मतलब क्या है, टर्म्स, ठीक है, हैज़ बीन अग्रीड, ओके। सो दिस इज अग्रीइंग द टर्म्स, अगेन बेसिस अपॉन विच इट इज़ टू बी परफॉर्म्ड का मतलब टर्म्स है, दैट किस टर्म पे हम लोग ऑडिट करने वाले हैं, वो अगर अग्रीड होता है, अग्रीड, ठीक है, तभी हमको एक्सेप्ट करना है या तो कंटिन्यू करना है। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड है, एक्सेप्ट करना है या कंटिन्यू करना है। एक्सेप्ट किस केस में होगा, व्हेन वी आर डूइंग ऑडिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। और कंटिन्यू कब होगा, जब पिछले साल भी मैंने ऑडिट किया था और अभी नेक्स्ट ईयर भी मुझे करना है, तो इन दैट केस कंटिन्यू वर्ड यूज़ हो रहा है, और एक्सेप्ट का वर्ड तब यूज़ हो रहा है जब हम लोग फर्स्ट टाइम असाइनमेंट कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज टेलिंग दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज टू बी परफॉर्म्ड हैज़ बीन अग्रीड थ्रू। देखिए, ये जो अग्री होना चाहिए ये कैसे होना चाहिए। पहला पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग वेदर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट। ऑडिट के कुछ प्री कंडीशंस होते हैं, वो सेपरेटली यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग अभी नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को चेक क्या करना है कि प्री कंडीशंस जो ऑडिट का है वो प्रेजेंट है कि नहीं। उसके बाद कंफर्म करना है दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट एंड TCWG ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सेम थिंग, सी, इसलिए मैंने बोला था कि हेडिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। डोंट यू थिंक दैट इट इज द सेम थिंग विच आई एक्सप्लेन्ड इन द हेडिंग अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये क्या कह रहा है दैट हमें ये कंफर्म करना है कि ऑडिटर और मैनेजमेंट या TCWG का कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। कॉमन अंडरस्टैंडिंग मीन्स जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ वो टर्म्स आप भी अग्री कर रहे हो, और मैंने जो बोला था ना कि हम लोग अपना एंगेजमेंट लेटर दैट इज EL सेंड करेंगे और उसे क्लाइंट साइन करेगा, इसको ही तो कहते हैं दैट कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। मैंने जो टर्म्स भेजा वो आपने साइन कर दिया, दैट मीन्स वी हैव कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सो ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन ये दो कंडीशंस जो हो, एक A एंड B। A में क्या है, प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट प्रेजेंट होना चाहिए। प्री कंडीशंस, व्हाट आर द प्री कंडीशंस, वी विल सी। और दूसरा बात, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट एज वेल एज TCWG, ठीक है। TCWG मीन्स दो चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट सेक्शन, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, जो कि ये एक वन ऑफ द कंडीशंस था दैट वेदर वी विल एक्सेप्ट और कंटिन्यू ऑडिट और नॉट। तो प्री कंडीशंस में क्या है, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एक्सेप्टेबल। सबसे पहला हमें ये पता करना है दैट ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में लगने वाला है, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। पहला बात, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल्स मीन्स हमारे बैलेंस शीट, PL, ये सब मैं कह सकता हूँ, ठीक है। मेरे फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट करने का फ्रेमवर्क को वी कैन से स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, शेड्यूल 3।
कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हर कंपनीज का फाइनेंशियल्स बनता है, राइट। तो अगर मैं कंपनीज का बात करूं तो कंपनीज के लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज शेड्यूल 3। तो सबसे पहला प्री कंडीशंस में हमें क्या डिटरमाइन करना है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो कि अप्लाई होने वाला है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेलेक्ट कौन करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं, और हम एज अ ऑडिटर चेक करते हैं दैट वेदर दैट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। If it is acceptable, then only we will continue or accept our audit engagement because it is one of our preconditions. So let's check on the next preconditions for audit, that is obtain the agreement of management that it acknowledges and understand its responsibility for followings. See, हम लोगों को मैनेजमेंट से ये अग्री करना है दैट वो एक्नॉलेज करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें उनको समझाना है। यू कैन से दैट मैनेजमेंट एक्नॉलेज करे और समझे। क्या? पहली बात कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है ना, वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग करना है। ये FRF शॉर्ट में लिखा हुआ है, दिस इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। एंड एप्लीकेबल FRF लाइक आई सेड कंपनी के लिए शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट। तो हमें ये अग्री करना है मैनेजमेंट से दैट उनको समझ आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो प्रिपेयर करना है ना, वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, तभी मैं आऊँगा ऑडिट करने को। नेक्स्ट थिंग, exercising necessary internal controls to enable the preparation of financial statement that are free from material misstatement whether due to fraud या तो error। मैनेजमेंट इस बात को भी समझे दैट उनको इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना है सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होना वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। सी, मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है, या मैं कहूँ कोई भी मिस स्टेटमेंट दैट कैन हैपन ड्यू टू टू रीजन्स, या तो फ्रॉड करेंगे कोई, या तो गलती से एरर हो गया। तो मैनेजमेंट को एक ऐसा इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना है सो दैट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईजिली हो जाए, अच्छे से हो जाए, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। ना तो एरर से होना चाहिए किसी भी तरीके का मिस स्टेटमेंट, ना ही फ्रॉड से होना चाहिए। नाउ द थर्ड वन, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विथ access to all relevant information and such as records, documentation and other matters। ऑडिटर कहते हैं कि एक और बात मेरे प्री कंडीशंस में आएगा दैट जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोई रिकॉर्ड्स हो गए, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो गया, या कुछ भी अदर मैटर है, तो उसका एक्सेस ऑडिटर को प्रोवाइड कराना है। ठीक है, दिस थिंग मैनेजमेंट नीड टू अंडरस्टैंड। सी, हम लोग जो ये 1, 2, 3 ये जो सब हेडिंग पढ़ रहे हैं, इसका हेडिंग ये है ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट वो एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड। तो मैनेजमेंट एक्नॉलेज करे और अंडरस्टैंड करे दैट ऑडिटर को प्रोवाइड करना है क्या? ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सच एज रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर मैटर्स। ओके, इसके बाद पॉइंट बी है एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट द ऑडिटर मे रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ठीक है, इसके पहले वाले पॉइंट में क्या था? रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। बी में क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर ऑडिटर को ड्यूरिंग द ऑडिट लगता है कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और रिक्वायर्ड है अदर देन दोज रिलेवेंट विच ही ऑलरेडी आस्क्ड, तो वो भी उसे देना होगा। मैनेजमेंट कांट से दैट आपने बोला था कि सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लगेगा, बिकॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वी डिस्कवर अ लॉट ऑफ थिंग। ओके, तो ऑडिटर में कम अप विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। उसके बाद अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स विद इन the entity from whom the auditor determines it necessary to obtain audit evidence। सी, इसको इस पॉइंट को मैं एक और जगह से रिलेट करता हूँ। आप लोग जब ऐसे 500 पढ़ोगे, या आपने अभी इंटरमीडिएट में पढ़ा भी होगा, वहाँ पे वन ऑफ द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस इज द इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी फ्रॉम द मैनेजमेंट। देखिए, ऐसे ही रिलेट करके पढ़ा जाता है, और ऐसे ही अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, अगर आपको याद होगा, अगर आप समझ के पढ़ोगे, तो आप ऐसे ही रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे आप ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स विद इन द एंटिटी। मतलब एंटिटी जहाँ मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, वहाँ पे जो कुछ पर्सन्स है उनको भी उनके साथ भी मुझे एक्सेस चाहिए। एक्सेस बेसिकली मीन्स दैट मैं उनसे कुछ पूछ सकूँ। फ्रॉम होम द ऑडिटर डिटरमाइंस इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। मेथड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस में एक इंक्वायरी था ना, ये वही पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी, ये वही पॉइंट है दैट मैं अगर एंटिटी में किसी से कुछ पूछना चाहूँ तो मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई मेथड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। और यहाँ पे क्लियरली
लास्ट लाइन में लिखा भी हुआ है डिटरमाइंस इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो आपको समझना चाहिए कि ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, सो इट इज़ वन ऑफ द मेथड। तो जो ऐसे 500 पढ़े होंगे अच्छे से वो इसको आराम से रिलेट कर लेंगे। ओके, सो दीज वर द प्री कंडीशंस A, B, C along with other two, that is written on the financial reporting framework and the internal control. Now next is one points to remember is given here. This para says that additional information that the auditor may request. अब देखिए ये पॉइंट बी का बात कर रहा है, ठीक है, ऐसे रिलेट करके पढ़ना है कि मैंने बी में बोला था कि ऑडिटर को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड पढ़ सकता है। Additional information that the auditor may request from management for the purpose of the audit may include when applicable matters related to other information in accordance with SA 720. 720 में ऐसी रिक्वायरमेंट दी हुई है दैट आप कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज टेलिंग दैट ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हम लोग बात किए थे ना वो ऐसे 720 के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद when the auditor expect to obtain other information after the date of auditor's report, the terms of audit engagement may also acknowledge the auditor's responsibilities relating to such other information, including, if applicable, the actions that may be appropriate or necessary if the auditor concludes that a material misstatement of the other information exists in the other information obtained after the date of auditor's report. मुझे लगता है कि यह पैरा बेटर तब समझ में आएगा जब हम लोग ऐसा 720 पढ़ लेंगे। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये था दैट अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर ऐसा मांगते हैं जो कि ऐसे 720 से रिलेट है या फिर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट है, ओके, सो ये चीज़ ना ऑडिटर के स्कोप में भी कवर होना चाहिए। स्कोप कहाँ पे, मैंने जो बोला अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, हम लोग अपने एंगेजमेंट लेटर में जो स्कोप मेंशन करते हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए दैट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट भी अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन मांगूंगा तो मुझे मैनेजमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली इट मीन्स दैट ओनली। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। मीन्स आपने ऑडिट एंगेजमेंट का भी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है बट स्कोप पे लिमिट लग गया। स्कोप मीन्स व्हाट ऑल आई विल कवर इन माय ऑडिट, और वो कहाँ पे लिखा हुआ होगा, एंगेजमेंट लेटर में। मैंने आपको बताया हुआ है दैट एंगेजमेंट लेटर में बेसिकली क्या क्या होगा, ठीक है। तो उसमें स्कोप भी आते हैं दैट हम लोग क्या कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, मतलब ये ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस का मतलब क्लाइंट को भी साइन करने की जो रिक्वायरमेंट थी, ओके। तो ये कह रहा है दैट क्लाइंट साइन करने के पहले ना स्कोप में कुछ लिमिटेशन लगा रहा है, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं। अब कहता है कि इफ मैनेजमेंट या TCWG इम्पोज अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क in the terms of a proposed audit engagement such that the auditor believe the limitation will result in the auditor's disclaiming an opinion on the financial statement। यहाँ तक समझते पहले देखिए, कहता है कि अगर मैनेजमेंट या TCWG ने कुछ लिमिटेशन लगा दिया, इम्पोज कर दिया ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क इन द टर्म्स ऑफ प्रोपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट। अच्छा, प्रोपोज्ड क्यों बोला गया है, मैंने क्या बोला था, एंगेजमेंट लेटर हम लोग क्लाइंट को भेजेंगे, तो जब हम लोग भेजे दैट इज प्रोपोज्ड, ठीक है। जब वो साइन कर देंगे तो दैट इज एक्सेप्टेड। और ये पॉइंट क्या है कि साइन करने के पहले वो कुछ लिमिटेशन लगा रहे हैं, लिमिटेशन इन द सेंस स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या वो बोलेंगे दैट अभी आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन IPC ये इंटरमीडिएट में भी देखा होगा दैट मैनेजमेंट कह रहे हैं कि नहीं आप मेरे डेटर्स को चेक मत करो या आप मेरे इन्वेंट्रीज को चेक मत करो, दैट इज अ काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑन द स्कोप, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करूँ तो ओके, तो आप साइन तो किए नहीं, ये मैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, साइन तो आप किए नहीं, आप मेरे स्कोप पे लिमिटेशन अलग लगा रहे हो, और उस लिमिटेशन से सच दैट द ऑडिटर बिलीव्स द लिमिटेशन विल रिजल्ट इन द ऑडिटर डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस लिमिटेशन के कारण ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि मुझे ओपिनियन को डिस्क्लेम करना पड़ेगा ना। ऑडिटर अपने ओपिनियन को डिस्क्लेम कब करते हैं, आप लोग ऐसे 700 में से बहुत ही डिटेल में पढ़िएगा दैट डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन कम्स व्हेन ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ठीक है। और ऑडिट एविडेंस कैसे आता है, ऑडिट प्रोसीजर से आता है। हम जब ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं तो हमें ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। अब आप मेरे स्कोप को, आप मेरे किसी ऑडिट प्रोसीजर को ही लिमिट कर दिए सो दैट आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, सो आई हैव ओनली ऑप्शन टू डिस्क्लेम माई ओपिनियन। तो अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्ट करने के पहले मैंने ईएल सेंड किया, एक्सेप्ट करने के पहले अगर स्कोप पे कुछ ऐसा लिमिट लग रहा है जिससे कि मुझे डिस्क्लेम करना पड़ेगा ओपिनियन, तो द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच अ लिमिटेड इंगेजमेंट। देखिए नाम क्या दिया, लिमिटेड इंगेजमेंट, बिकॉज देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस, सम लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट ऑन स्कोप, ओके।
तो वो लिमिटेड इंगेजमेंट को नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे एज एन माई ऑडिट इंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू डू सो। इस पे ध्यान रखिएगा प्लीज़ दैट एक एक्सेप्शन है कि अगर लॉ और रेगुलेशन में वैसा लिमिटेड स्कोप चलता है तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज अगर हमें लग रहा है दैट ये जो लिमिट लगा रहे हैं इसके कारण हमें डिस्क्लेम करना पड़ेगा, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, अगर हमें डिस्क्लेम करना पड़ेगा तभी हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो एक बार के लिए मैं ये मार्किंग को हटा देता हूँ सो दैट आपको ईजी हो। चलो ठीक है, नाउ अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। मेरे ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने में कुछ और फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं। हम लोगों ने एक फैक्टर्स यहाँ देखा कि अगर स्कोप पे लिमिटेशन लग जाए प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, प्रायर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अदर फैक्टर्स। इफ द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट, हम लोगों ने प्री कंडीशंस पढ़ा था, अगर वो नहीं है तो द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट, हम लोग मैनेजमेंट से बात करेंगे that मेरे अकॉर्डिंग like if we will remember that what was the preconditions for an audit, तो it was like जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो अगर सपोज वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट। द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट if the auditor has determined that the FRF to be applied in the preparation of financial statement is unacceptable if the management does not agree with its responsibility prescribed above। अच्छा एक बात बताओ आप, सॉरी, ये ए एंड बी आपको नहीं लगता कि प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट का जस्ट अपोजिट है? प्री कंडीशंस क्या था, दैट एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर वो अनएक्सेप्टेबल है तो ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट। सी वर्ड हमेशा प्रपोज्ड क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो दैट इज ड्राफ्ट और आई कैन से प्रपोज्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर मैनेजमेंट डज नॉट अग्री विद इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड अबव, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रिस्क्राइब्ड अबव। कुछ हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखे थे ना, दैट आपको हमें इन्फॉर्मेशन देना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना है। ओके सो लिखा तो हुआ है अदर फैक्टर्स कि अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, बट इट इज नथिंग बट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्री कंडीशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक भी समझने के लिए आई डोंट थिंक दैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ा होगा। इसलिए जब स्टेप वाइज हम समझते हुए चलते हैं ना तो आगे की सारी चीज़ लिंक्ड है। ये चीज़ मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। अगर कोई अच्छे से पढ़ेंगे तो वो इस एरिया पे उतना ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज उनको पता है कि अगर मेरा प्री कंडीशंस नहीं रहेगा तो एनी हाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं स्टेट एनी अदर फैक्टर्स और हमें याद है दैट अदर फैक्टर्स इज नथिंग बट वी हैव टू राइट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्री कंडीशंस ओनली, सो वाई टू स्ट्रेस इन दिस पैरा। ओके, तो हम लोगों को फिल्टर आउट करना है दैट एग्जैक्टली किस एरिया में हमें अपना सर ज़्यादा लगाना है और किस एरिया को समझ के अच्छे से प्रोसीड करना है। ओके चलो, उसके बाद है अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। अगेन आई वांट टू रिपीट, मतलब मुझे तो ऑडिट में मोस्टली आप एक बार जब हेडिंग समझ लेते हो तो मुझे लगता है कि सारा कुछ रिपीट ही हो रहा है। फिर ये क्या, अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, मतलब टर्म्स पे अग्री करना। अगेन वो मैं आपसे कह सकता हूँ कि इंगेजमेंट लेटर वाली बात। सी द ऑडिटर शैल अग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विथ मैनेजमेंट और TCWG। ये फिर से रिपीट है। ओके ये मैंने अभी तक कितनी बार आपसे बोला, ठीक है। द अग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। देखिए आ गया, यही मैं बोल रहा हूँ तब से, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। इसे हम लोग EL कहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग इसे कहते हैं EL ऑडिट एंगेजमेंट लेटर या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट एंड शैल इंक्लूड, ऑब्जेक्टिव रहेगा, स्कोप ऑफ ऑडिट रहेगा, ठीक है। कहाँ पे, मेरे EL में। ये बात मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट आपने आइडेंटिफाई किया है कि नहीं, और अगर किया है तो क्या है, एंड रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द ऑडिटर। मतलब हम अपने EL में, हम अपने एंगेजमेंट लेटर में ही ये बात लिख देते हैं कि जब हम रिपोर्ट इशू करेंगे ना तो मेरा एक्सपेक्टेड फॉर्म क्या होगा और कंटेंट क्या होगा। ओके और एक हम एक स्टेटमेंट देंगे दैट देयर मे बी सर्कमस्टांसेस इन विच अ रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। बिकॉज ठीक है, मैं एक फॉर्मेट लेके आया बट ऑडिट करते हुए मुझे पता चला कि क्लाइंट का कुछ डेटा थोड़ा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है दैट मुझे थोड़ा सा अपने कंटेंट में, अपने रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट में चेंज करना पड़ा, तो दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। Now, if law or regulation prescribed in sufficient details the terms of audit engagement,
referred above, the auditor need not record them in a written agreement except for the fact that such a law or regulation applies and that management acknowledges and understand its responsibilities. कहता है कि अगर किसी ऑडिट का स्कोप लॉ और रेगुलेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर ऑडिटर को उसको किसी सेपरेट रिटर्न एग्रीमेंट में रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट दैट सच लॉ और रेगुलेशन अप्लाइज. मतलब हम लोग को सिर्फ इतना लिखना होगा दैट इस ऑडिट इंगेजमेंट पे, इस हमारे ऑडिट इंगेजमेंट पे ये लॉ एप्लीकेबल हो रहा है और मैनेजमेंट एक्नॉलेज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब मैनेजमेंट, वो जो प्री कंडीशंस में हम लोगों ने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पार्ट देखी थी वो तो रहेगा, और दूसरा ये लाइन रहेगा दैट ये लॉ और रेगुलेशन इस पे अप्लाई हो रहा है, इस वाले इंगेजमेंट पे, जिस लॉ और रेगुलेशन में स्कोप लिखा हुआ है. ठीक है, चलिए उसके बाद आता है रेकरिंग ऑडिट्स. In case of recurring audits, the auditor shall assess whether circumstances require revision in terms of audit engagement and whether there is a need to remind the entity of the existing terms of audit engagement. देखिए रेकरिंग ऑडिट्स जो होते हैं ना, वो मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, हाफ ईयरली भी हो सकते हैं, एनुअली तो स्टैट ऑडिट होता ही है एक. ओके, तो जो रेकरिंग ऑडिट्स होते हैं उसमें ऑडिटर को असेस करना है. याद रखिएगा, ऑडिटर को असेस करना है, ऑडिटर को चेक करना है कि सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे है क्या जिसमें कि टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रिवाइज होगा, बिकॉज वी आर डूइंग एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर. सो किसी भी तरह का सिचुएशन में अगर ऐसा चेंजेज आता है जो आपको फील होता है दैट हमें अपना EL, अपना एंगेजमेंट लेटर में जो टर्म्स लिखा हुआ है उसे रिवाइज करनी है. ठीक है, तो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है क्या, या तो हमें रिमाइंड कराने की रिक्वायरमेंट है क्या एंटिटी को ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. देखिए अगर टर्म्स चेंज हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट है क्या, या एग्जिस्टिंग टर्म्स को ही रिमाइंड कराने की रिक्वायरमेंट है क्या. ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रिमाइंड कराने का मतलब मुझे समझ नहीं आता, मैनेजमेंट क्या भूल गए होंगे क्या. ठीक है, तो वो मैं अभी करता हूँ क्लियर. देखिए इसके बाद क्या है, द ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटर्न एग्रीमेंट ईच पीरियड. However, the following factors may make it appropriate to revise the terms of audit engagement or to remind the entity of the existing terms. देखिए ऑडिटर जो है वो डिसाइड कर सकता है रेकरिंग ऑडिट्स में दैट हम न्यू इंगेजमेंट लेटर या कोई फ्रेश रिटर्न फॉर्मेट अपने टर्म्स का नहीं सेंड करेंगे एक्सेप्ट इन फ्यू कंडीशंस. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इतना पूछा जाता है ना, मुझे पता नहीं क्यों इतना पूछा जाता है बट बहुत पूछा जाता है. ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ केसेस देखने वाले हैं जिसमें कि ऑडिटर रिवाइज्ड इंगेजमेंट लेटर सेंड करेगा. वैसे जनरली दे कैन डिसाइड, द ऑडिटर कैन डिसाइड दैट मैं सेंड नहीं करूंगा, बट कुछ ऐसे केसेस है जहां पे देखिए मेक्स इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स. वो जो मैंने दो चीज बोला, और रिमाइंड द एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म, रिवाइज और रिमाइंड. ठीक है, अब वो केसेस कौन सा है, लेट्स सी नेक्स्ट पेज. फर्स्ट पॉइंट, एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट. ठीक है, अगर ऑडिटर को ऐसा फील हो रहा है दैट एंटिटी थोड़े ऑब्जेक्टिव एज वेल एज स्कोप ऑफ ऑडिट को मिसअंडरस्टैंड कर ली है, सो इन दैट केस वी विल रिमाइंड. ठीक है, अब देखिए ये जो सारे पॉइंट है ना, ये रिमाइंड एज वेल एज रिवाइज दोनों के लिए. तो हमें फिगर आउट करना है दैट किस केस में रिमाइंड एंड किस केस में रिवाइज. सिंपली सोचो आप, अगर एंटिटी ने मिसअंडरस्टैंड किया होगा तो हम उसे रिमाइंड कराएंगे ना, रिवाइज तो नहीं कर देंगे टर्म्स. तो ये जो पहला पॉइंट है ये रिमाइंड वाला है. एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अगर हमें ऑडिट एंगेजमेंट के किसी टर्म्स को रिवाइज करना है, ये रिवीजन वाला है. ठीक है, अ रिसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, अ सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर, चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. ओके, तो इसको याद करने का मैं आपको बताता हूँ वे क्या है, थोड़ा सा ईजी वे. मैं अगर देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ चेंज ही है. ठीक है, कहाँ कहाँ चेंज हो गया, मैनेजमेंट में चेंज हो गया, ओनरशिप में चेंज हो गया, तो हम उनको रिवाइज करेंगे. नेचर या साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस में चेंज हो गया तो आई विल रिवाइज. किसी तरह के लॉ में चेंजेज आ गए या कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बदल गई तो हम चेंजेस करेंगे. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंजेज आ गया जो कि अडॉप्ट किया गया था इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना. आई एम जस्ट रिपीटिंग एज पर आवर प्री कंडीशंस. मैनेजमेंट को एक्नॉलेज करना चाहिए एज वेल एज समझना, एज वेल एज अंडरस्टैंड करना चाहिए, आई कैन से समझना चाहिए दैट उनका ये ड्यूटी है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्ट करे फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो उसमें अगर कोई चेंज आ गया तो आई विल रिवाइज माई टर्म्स. ठीक है, एंड ये फाइनल जो है वो रेसिडुअल है दैट अ चेंज इन एनी अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. ठीक है,
और ये जो है एनी इंडिकेशन दैट एंटिटी मिसअंडरस्टैंड, इस केस में हम लोग रिमाइंड करेंगे, या कोई टर्म्स में ऐसा रिवाइज कर रहे हो तो ठीक है। तो ये है बहुत ही ईजी, बट हाँ एग्जाम में पूछा बहुत जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग, या एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था वो स्कोप लिमिटेशन वाली बात, दैट अगर स्कोप पे कुछ लिमिट लगाते हैं तो अगर हम लोग को लगेगा कि इसके कारण डिस्क्लेम करना पड़ेगा ओपिनियन, तो वी विल नॉट एक्सेप्ट अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब हम लोग देखते हैं दैट अगर कोई टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में चेंज हो रहा है तो उसमें एक्सेप्ट करने का क्या सीन बनता है। सी, पहली बात लिखा हुआ है कि ऑडिटर शैल नॉट अग्री टू अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वेयर देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। अगर मैनेजमेंट टर्म्स को चेंज कर रहे हैं साइन करने के पहले, तो जब तक कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है वी विल नॉट एक्सेप्ट। ओके, if prior to completing the audit engagement the auditor is requested to change the audit engagement to an engagement that conveys a lower level of assurance। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, prior to completing the audit engagement, completing इसका मतलब साइन हो गया है, EL साइन हो चुका है। हम लोग जो पहले स्कोप पे लिमिटेशन वाली बात पढ़े थे वो प्रपोज्ड था, ठीक है, बट यहाँ पे साइन हो गया है, बट ऑडिट मेरा खत्म होने वाला था। देखिए इसी को कहा जाता है वर्ड टू वर्ड इंटरप्रेट करना। सॉरी, इफ प्रायर टू कंप्लीटिंग द ऑडिट इंगेजमेंट, और जब ऐसा बोला जा रहा है कि प्रायर टू कंप्लीटिंग द ऑडिट इंगेजमेंट, दैट मीन्स मैंने इंगेजमेंट स्टार्ट कर दिया था, मैंने काम ऑडिट का स्टार्ट कर दिया था, और वो कब स्टार्ट होगा, EL साइन होने के बाद ही, जब हम लोग अग्री करेंगे तभी तो स्टार्ट हुआ होगा। बट हाँ, ऑडिट इंगेजमेंट खत्म होने वाला था, उससे पहले मुझे रिक्वेस्ट किया गया टू चेंज द ऑडिट इंगेजमेंट टू एन इंगेजमेंट दैट कन्वेज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। मतलब कि इस तरीके से मुझे चेंज करने बोला जा रहा है जिससे एक लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिल रहा है, ठीक है, मीन्स ऑडिटर इज लेस सेटिस्फाइड आई कैन से। सो इन दैट केस ऑल्सो द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। क्योंकि अब देखिए अब EL साइन हो गया है, ठीक है, EL अब साइन हो गया है और ऑडिट खत्म होने के पहले मुझसे ऐसा बोला जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा दैट कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है क्या इसके लिए। ओके, नाउ इफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट are changed, the auditor and management shall agree on and record the new terms of audit engagement in an engagement letter or other suitable form of written agreement। देखिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सी, ये जो A और B था इसमें हम लोग रीजनेबल जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे थे। अब कहता है कि अगर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज हो गया, सपोज ऑडिट और ये ऑडिटर और मैनेजमेंट दोनों मांगे कि ठीक है चलो ये चीज़ चेंज होना इज़ फाइन, तो उसके लिए रिकॉर्ड किया जाएगा न्यू इंगेजमेंट लेटर, रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट इन एन इंगेजमेंट लेटर, या हम किसी और सुटेबल फॉर्मेट में उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। नाउ लास्ट पॉइंट, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अग्री टू अ चेंज ऑफ टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एंड इज नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट इंगेजमेंट। अगर ऑडिटर इज अनेबल टू अग्री टू चेंज मतलब हमें रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं मिला और मैनेजमेंट हमें ये परमिट नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट इज नॉट परमिटिंग टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब ओरिजिनल मतलब क्या, जो पहले था, ठीक है, और चेंज वाला हमें एक्सेप्ट नहीं है और मैनेजमेंट हमें पहले वाला कंटिन्यू करने नहीं दे रहा है, तो द ऑडिटर शैल, ऑडिटर के पास अब क्या ऑप्शन बचते हैं, विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, वो रिजाइन कर देंगे, उस असाइनमेंट से हट जाएंगे। अगर लॉ में ऐसा पॉसिबल होगा तो, ये लॉ में ऐसा पॉसिबल होगा तो बात कहाँ से आई, सेक्शन 140 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है, वहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है दैट इफ ऑडिटर वांट टू रिजाइन देन हाउ ही विल। ओके, तो इसलिए बोला गया है कि अंडर एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन अगर कंपनीज एक्ट अप्लाई हो रहा है तो हम सेक्शन 140 के अंदर विदड्रॉ कर लेंगे और आई कैन से रिजाइन कर देंगे। Determine whether there is any obligation, either contractual or otherwise, to report the circumstances to other parties such as TCWG, owners or regulators। आप अगर इस तरह के डिस्कनेक्ट के कारण छोड़कर जा रहे हो ना एंगेजमेंट, तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि क्या आपकी कोई ऑब्लिगेशन बनती है क्या, इधर कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब EL में ऐसा लिखा हुआ था क्या, कॉन्ट्रैक्चुअल मीन्स जो आप दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, मतलब अग्रीमेंट मतलब एंगेजमेंट लेटर। देखिए वर्ड कैसे यूज किया हुआ है यहाँ, कहीं पे हम अग्रीइंग द टर्म्स बोल देते हैं, कहीं पे एंगेजमेंट लेटर बोल देते हैं, ये मैं ICAI की बात कर रहा हूँ, कहीं पे मैं कॉन्ट्रैक्चुअल बोल दे रहा हूँ, तो वो समझने की बात है कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बोल रहा है ना तो ये हम दोनों में जो EL हुआ है मेरे में और क्लाइंट में, ये तो अग्रीमेंट ही है ना, कॉन्ट्रैक्ट आई कैन से, ठीक है, तो या तो कॉन्ट्रैक्चुअल या अदरवाइज टू रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस टू अदर पार्टीज।
सच एज TCWG ओनर्स और रेगुलेटर्स। ये जो आप रिज़ाइन कर रहे हैं, इस बात को क्या आपकी ऑब्लिगेशन बनती है ड्यू टू एनी लॉ दैट आप TCWG को बता कर जाओ या ओनर्स को बता कर जाओ। ओनर्स मीन शेयर होल्डर्स, उनको इंटीमेट करके जाओ दैट कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ हमारे में और मैनेजमेंट में डिस्कनेक्ट थी, आई एम नॉट अग्रीड एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट अलाउइंग मी टू कंटिन्यू विद द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, दैट्स वाई आई एम लिविंग। अगर ऐसा है तो आप उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये थी 4 पॉइंट्स फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। जहाँ हम लोगों ने 2 केस में देखा दैट हमें रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखना है। फिर हम लोगों ने देखा दैट अगर अगर दोनों अग्री करते हैं तो उसको हम लोग एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, वो न्यू वाले टर्म्स को। फिर अगर मैं अग्री नहीं हूँ और मैनेजमेंट मुझे ओरिजिनल जो मेरा ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट था उसे कंटिन्यू नहीं करने दे रहा, तो मैं विड्रॉ कर लूँगा एज पर लॉ अगर पॉसिबल है तो। और मैं ये डिटरमाइन करूँगा दैट मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल या किसी भी एंगल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है क्या दैट जाते जाते कुछ बड़े लोगों को बता कर जाऊँ, जैसे TCWG ओनर्स या किसी रेगुलेटर्स को। रेगुलेटर्स मीन्स व्हाट, बैंक के केस में RBI, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के केस में SEBI, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड दैट इज फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। देखिए मैंने जो अभी तक ये बात किया था ना, एंगेजमेंट लेटर में ऑडिट पीरियड लिखते हैं, स्कोप लिखते हैं, स्कोप लिमिटेशन लिखते हैं, उसके बारे में देखिए ICAI क्या कहता है। सो इट सेज दैट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में वेरी फॉर ईच एंटिटी, ठीक है। जो मेरा EL का फॉर्मेट होगा ना, जो मेरे EL का फॉर्मेट होगा वो वेरी करेगा फॉर ईच एंटिटी, ओके। इन एडिशन टू इंक्लूडिंग द मैटर्स प्रिस्क्राइब्ड अबव एंड ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में मेक रेफरेंस टू फॉलोइंग्स। अभी हम लोगों ने पहले भी एक सेक्शन देखा था ना दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट होंगे, स्कोप होंगे, ओके, एंड रेफरेंस होगा दैट माई अग्रीड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में डिफर ऑल्सो, ओके। तो उसके अलावा अदर देन दैट सी इलेबरेशन ऑफ द स्कोप ऑफ ऑडिट, मतलब सिंपल सी बात है, स्कोप होगा ऑडिट का including reference to the applicable legislation, regulation, essays and ethical and other pronouncement of professional bodies to which the auditor adheres। मतलब हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो हम लोग ये मेंशन करेंगे दैट कौन से ऐसे एसेस के अकॉर्डिंग हम लोग ऑडिट करेंगे, क्या एथिकल एंड अदर प्रोनाउंसमेंट हम लोगों पे एप्लीकेबल होता है और वो किस प्रोफेशनल बॉडीज़ का है। फॉर्म ऑफ एनी अदर कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब ऑडिट एंगेजमेंट का जो भी रिजल्ट होगा उसका अगर कोई और कम्युनिकेशन करने का फॉर्म है हम लोगों का तो दैट ऑल्सो वी विल राइट देयर। द फैक्ट दैट बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट, ये हम लोग ऐसे 200 में बहुत बार पढ़े हैं, हम लोग इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट के बारे में करेंगे बात, दैट जो ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन है और साथ साथ इंटरनल कंट्रोल की भी इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो उसके कारण एक अनअवॉइडेबल रिस्क है दैट कुछ तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट रह जाएगा जो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, ओके। ये लाइन आप लोगों ने 200 में बहुत बार पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में। इवन दो द ऑडिट इज प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेस, कहता है दैट मैं एसेस के अकॉर्डिंग कितने भी अच्छे से ऑडिट कर लूँ, कितने भी अच्छे से परफॉर्म एंड प्लान कर लूँ, बट ड्यू टू सम इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट एज वेल एज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कुछ तो मेरा मटेरियल मिस स्टेटमेंट, सम मटेरियल मिस स्टेटमेंट मे बी नॉट बी डिटेक्टेड। ये हम लोग अपने EL में लिखते हैं, ठीक है, स्कोप लिमिटेशन वाले पार्ट में। नाउ अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट इंक्लूडिंग द कंपोजिशन ऑफ द ऑडिट टीम, मतलब मेरा प्लानिंग क्या है, मैं कैसे ऑडिट करूंगा और मेरे ऑडिट टीम के कंपोजिशन क्या है, ठीक है, इतने CA है, इतने आर्टिकल्स है, ये एंड ऑल वी हैव टू स्पेसिफाई। एक्सपेक्टेशन दैट मैनेजमेंट विल प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देंगे, इसके लिए एक सेपरेट ऐसे भी है, ऐसे 580 आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ओके। तो द ऑडिटर विल मेंशन दैट वी आर एक्सपेक्टिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम योर साइड। The agreement of management to make available to the auditor draft financial statement and any accompanying other information in time to allow the auditor to complete the audit in accordance with the proposed timetable। कहने का सेम बात है दैट ये ऐसा अग्रीमेंट होगा कि मैनेजमेंट को अवेलेबल कराना है, मीन्स मैनेजमेंट प्रोवाइड कराएंगे ऑडिटर को ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और भी कोई अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगे सो दैट हम टाइम पे ऑडिट कंप्लीट कर पाए, ओके। उसके बाद आती है द अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू इन्फॉर्म द ऑडिटर ऑफ फैक्ट्स दैट में अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ विच मैनेजमेंट में बिकम अवेयर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। देखिए डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस दोनों डेट के बीच में अगर किसी तरह का फैक्ट्स जो कि मैनेजमेंट को पता है, ठीक है, तो उनको इन्फॉर्म करना है ऑडिटर को, ओके। ये बात हम लोग EL में लिखेंगे।
द बेसिस ऑन विच फीस आर कंप्यूटेड एंड एनी बिलिंग अरेंजमेंट्स। फीस कैसे कंप्यूट किया गया है और बिलिंग अरेंजमेंट क्या है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो बिलिंग अरेंजमेंट्स कुछ ऐसा होता है कि 50% ऑन साइनिंग ऑफ ईएल एंड 50% ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। सो दिस इज कॉल्ड बिलिंग अरेंजमेंट। जब साइन होगा तो मैं 50% फीस लूंगा और जब मैं ऑडिट कंप्लीट करूंगा, रिपोर्ट इशू करूंगा, तो मैं 50% फीस लूंगा। तो ये चीज ईएल में रिकॉर्ड रहना चाहिए, पेमेंट टर्म्स। A request for management to acknowledge receipt of audit engagement letter and to agree to the terms of engagement outlined therein। ये सबसे लास्ट में रहता है लाइन, दैट आई एग्री दैट ये वो दिस दैट, ठीक है। द फैक्ट दैट ऑडिट प्रोसेस में बी सब्जेक्टेड टू अ पीयर रिव्यू अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। पीयर रिव्यू एक सेपरेट चैप्टर है हम लोगों के ऑडिट सिलेबस में, और उसमें ऐसा होता है पीयर मतलब होता है हमारे सेम लाइन के प्रोफेशनल, और रिव्यू वो आके रिव्यू करेंगे। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं दैट ये जो मेरा आपके साथ ऑडिट इंगेजमेंट है इसका पीयर रिव्यू भी हो सकता है। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर कोई सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट आके मेरे काम को चेक कर सकते हैं, मेरे काम को, दैट मैंने कैसा काम किया है। ये भी बहुत डिटेल में पढ़ना है, पीयर रिव्यू का एक पूरा सेपरेट चैप्टर है। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल है इंगेजमेंट लेटर का, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से। ओके, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, मतलब जो हम लोगों ने किया ना डिस्कस अभी, वो सारा कुछ दिया हुआ है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत ही अच्छा है। ओके, एंड देन उसके बाद पंकज सर के बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आरटीपी के, एमटीपी के दिए हुए हैं, पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑल दिस थिंग वी हैव टू ओके हाँ कवर प्रॉपरली। सो दिस वाज ऐसे 210। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा प्रॉपरली दैट हम जब पढ़ रहे हैं तो हम कैसे वर्ड टू वर्ड इंटरप्रेट करेंगे। जितना पॉसिबल होगा वी विल ट्राई टू रिलेट फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग, जो कि पहले किसी ऐसे को पढ़ के आया होगा या फिर इस ऐसे को ही पढ़ते हुए आया होगा। अब देखिए, मे बी फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स विल थिंक दैट सर आपने तो इतने अच्छे से इंटरप्रेट कर लिया बिकॉज आपको थोड़ा प्रैक्टिकल पता है, आपने देखा है ये सारी चीज़ों को। तो फिर हम लोग जब ऐसा पढ़ेंगे तो शायद हम लोग पढ़ के निकल भी जाए और हमें पता भी ना चले दैट यहाँ पे इंटरप्रेट करना था। सो फॉर दिस आई वुड से दैट आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और इसलिए तो मैं हूँ टेलीग्राम पे। ओके, हम अपने ग्रुप पे व्हाट आई टोल्ड यू पीपल दैट आई एम देयर टू हेल्प यू। आई जस्ट want you people to not proceed with even a single word जो कि क्लियर ना हो आप लोगों को। ओके, एक भी वर्ड में, जैसे सिंपल सी ये ऑडिट इंगेजमेंट थी वर्ड, ओके मैंने इतना एक्सप्लेन किया, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्रोसीड नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू क्लिक पिक्चर एंड शेयर ऑन आवर ग्रुप, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ऑल दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है, टाइम लग रहा है बट बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा है। मतलब ट्रस्ट मी, लोग ऐसे पढ़ते हैं कि ऑडिट मैं पढ़ लिया हूँ, एक बार पढ़ लिया हूँ, 2 बार पढ़ लिया हूँ, मगर एक और बार पढ़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा रूल नहीं है कि तुम 3 बार पढ़ोगे ऑडिट तो अच्छा होगा। आप तुम बस एक बार पढ़ लो ना, समझ आ गया तो बस दोबारा एक बार देखना होगा, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर प्रैक्टिकल, ऑल दिस थिंग्स आर टोटली प्रैक्टिकल। और अगर हम लोगों को ऑडिट नहीं समझ आएगा तो क्या समझ आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी मैं ऐसे 510 भी सेम थीम पे आई एम रिकॉर्डिंग। ओके, तो आप लोग जब अपना पढ़ोगे तो सेम थीम यू हैव टू ऑल्सो फॉलो। एंड आई रिपीट, कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक वर्ड का भी इशू हो कि सर ये वर्ड यहाँ क्यों आ रहा है या मुझे थोड़ा सा क्लियर है, पूरा नहीं क्लियर है, जस्ट शेयर द पिक विथ मी, आई विल एक्सप्लेन ओवर द वॉइस नोट और एनी अदर मीन्स ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। चलो अब मैं प्रोसीड करूँगा 510 के लिए। ओके, सो प्रोसीडिंग विथ ऐसे 510 दैट इज इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट, ये थोड़ा कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट्स, ओपनिंग बैलेंसेस। अगेन आई विल ट्राई टू इंटरप्रेट टू द एक्सटेंट पॉसिबल इन अ बेस्ट वे द नेम ऑफ दिस ऐसे इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। देखिए यहाँ पर ये ना एक्सप्लेन्ड है, ओके, बट इसको भी हम देख लेंगे, पहले हम लोग खुद से समझते हैं। इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट मीन्स व्हाट, इनिशियल मीन्स व्हाट, जस्ट स्टार्ट यू कैन से। तो पहला ऑडिट इंगेजमेंट, अभी तक मुझे ये समझ आया, ओके। एंड ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस वी ऑल नो, प्रीवियस पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट पीरियड। सी दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। दिस इज स्कोप ऑफ दिस ऐसे, ठीक है, कि ये ऐसे क्या कवर करता है। दिस ऐसे डील्स विद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। हम जब इनिशियली ऑडिट इंगेजमेंट कर रहे हैं तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस, हम लोग टोटली ये पढ़ने वाले हैं इस ऐसे में। नाउ सी, एज आई टोल्ड इन ऐसे 210 दैट हर ऐसे का एक ऑब्जेक्टिव होता है फॉर द ऑडिटर, दैट उस ऐसे के अकॉर्डिंग ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव क्या है। और एक बात बताऊं और इम्पॉर्टेंट, आप लोग ये करना नोटिस,
कहीं भी आरटीपी में किसी आरटीपी में या पास्ट पेपर में इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आंसर देखिएगा ऐसे से रिलेटेड, किसी भी ऐसे से रिलेटेड, तो पहले ऐसे का नंबर कोट किया जाता है, नाम साथ में कोट किया जाता है, और वहाँ पे हम लोग ना या तो ऐसे का स्कोप लिखते हैं या तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर लिखते हैं जो उस ऐसे में दिया हुआ है, और इस स्टेप का मार्क्स मिलता है। मैंने अभी रिसेंटली सीए फाइनल के सर्टिफाइड कॉपीज़ देखे थे ऑडिट के, और जिन्होंने भी अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ था उनको मार्क्स मिला था, जिन्होंने नहीं लिखा था सिर्फ नाम और नंबर भी लिखा था उनको मार्क्स नहीं मिला था। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर फॉर एवरी ऐसे एंड स्कोप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिल्कुल एकदम ट्राई करना है कि टू द एक्सटेंट पॉसिबल हमें याद रहे। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसमें क्या है। ऑब्जेक्टिव कहता है कि ऑडिटर को ऑब्टेन करना है SAAE सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसको शॉर्टकट में SAAE कहते हैं। ठीक है, अब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है किसके रिगार्डिंग, कि ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो कंटेन मिस स्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट द करेंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सी, मैंने क्या कहा, दैट ओपनिंग बैलेंस जो है वो नथिंग बट प्रीवियस पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस। तो ऑडिटर को ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि क्या ओपनिंग बैलेंस में कुछ ऐसा मिस स्टेटमेंट है क्या जिसके कारण मेरा करंट पीरियड इफेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो मेरा प्रीवियस क्लोजिंग का है अगर उसमें मिस स्टेटमेंट रहेगा तो वही मेरा ओपनिंग बनेगा, और मेरा ओपनिंग का फिगर अगर ख़राब हुआ तो मेरा करंट पीरियड के भी फिगर्स ख़राब हो जाएंगे, बिकॉज एडजस्टमेंट ऐसे ही होता है डबल अकाउंटिंग एंट्री का। ठीक है, तो ऑडिटर को ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि ओपनिंग बैलेंस में कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। उसके बाद एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड इन द ओपनिंग बैलेंसेस हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक हम लोगों ने ये अकाउंटिंग में अजम्पशन पढ़ा है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कि अगर आप एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो दैट ओनली अनटिल एंड अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, और यू हैव रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन एंड ऑल। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो वही कहता है कि जो ओपनिंग बैलेंस में अकाउंटिंग पॉलिसी है ना, सेम अप्लाई हो रहा हो इन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या अगर चेंज हो कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में तो उसे हमने अकाउंट किया हो और एडिक्वेटली प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज किया हो इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है आपका, उसके अकॉर्डिंग चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को जिस तरह से अकाउंट करना है ना, मैंने वैसे अकाउंट किया है और वैसे ही प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज किया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, ये है ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव इसमें, दैट उनको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है दो मैटर पे, कि ओपनिंग बैलेंस में कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, और ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वही करंट पीरियड में भी अप्लाई हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसको हम लोगों ने प्रॉपरली अकाउंट किया है और एडिक्वेटली प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज किया है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF। ठीक है, अब आते हैं मीनिंग ऑफ टर्म्स यूज्ड इन ऐसे। सबसे पहले बात, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हम लोगों ने समझा था, लेट्स सी। एन एंगेजमेंट इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड आर इधर नॉट ऑडिटेड। देखिए, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट पहली बार ऑडिट हो रहा है, मतलब एक ऐसा एंगेजमेंट जिसमें कि पिछला पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही नहीं हुआ, तो मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। या ऑडिटेड बाय अ प्रेडिसेसर ऑडिटर, प्रेडिसेसर ऑडिटर मतलब कोई और ऑडिटर, तो अभी तक किसी और ने किया था, अब मैं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये क्या है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अभी तक ऑडिट नहीं होता था, अब मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए ये क्या है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, ओपनिंग बैलेंस बहुत इजी, दीज अकाउंट बैलेंसेस दैट एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड और आई कैन से क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस पीरियड। ओके, विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। ओके, and it says that, one second, these are based upon, हाँ ओके ठीक है, वो आई वॉज थिंकिंग दैट ये कोई और पार्ट है क्या, चलो हाँ। सो अबाउट ओपनिंग बैलेंस ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट दीज आर बेस्ड अपॉन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रायर पीरियड, सेम बात है, एंड रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट ऑफ प्रायर पीरियड्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाइड इन द प्रायर पीरियड। तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है, दिस इज नथिंग बट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रायर पीरियड, और पिछला पीरियड में हम लोगों ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी, जो ट्रांजैक्शन इवेंट्स का इफेक्ट लिया होगा वो ही बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है हम लोग के करंट पीरियड के ओपनिंग में। इसलिए हमें ओपनिंग पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर पिछला पीरियड में कुछ काम बिगड़ा होगा ना, तो वो हमारे ओपनिंग में कवर हो जाएगा और वो करंट पीरियड का भी काम बिगाड़ देगा। ओके, सो एक ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। Now they also include matters requiring disclosure that existed at the beginning of the period such as contingencies and commitments। ये भी अगेन डिस्क्लोजर वाली बात है, दैट अगर बिगनिंग ऑफ द पीरियड में कोई कंटिजेंसीज है एंड कमिटमेंट्स है तो उसे हमें डिस्क्लोजर देना है। Predecessor auditor, the auditor from a different audit firm who audited the financial statement of an entity in prior period and who has been replaced by the current auditor। सिंपल सी बात है ये, ठीक है।
ओके अब ये आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, और मैं आपको बताता हूँ दैट किसी भी ऐसे में ऑडिट प्रोसीजर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, और एंड ऑडिट रिपोर्टिंग, प्लीज़ ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब कि आप अगर ऑडिट प्रोसीजर्स और ऑडिट रिपोर्टिंग पढ़ते हैं ना, ऑडिट रिपोर्टिंग दैट रिपोर्ट कैसे होगा, और ये ऑलमोस्ट रहता है सारे एसेज में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ऑडिट प्रोसीजर्स और दूसरा ऑडिट रिपोर्टिंग एज पर द रिलेवेंट ऐसे, जो भी ऐसे आप पढ़ रहे हो। तो इस ऐसे के अकॉर्डिंग लेट्स सी दैट ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हैं। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ इसके अकॉर्डिंग ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है। सबसे पहले ऑडिटर को पढ़ना है रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी एंड द प्रेडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन इफ एनी फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू ओपनिंग बैलेंसेस इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर्स। अच्छा, ये इफ एनी क्यों लिखा होता है? इफ एनी इसलिए लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया है, इसके पीछे वाले पोर्शन को देखिए, एंड द प्रेडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन इफ एनी, मतलब अगर कोई प्रेडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट है तो। क्यों? क्योंकि ऐसा भी केस हो सकता है कि प्रेडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट हो ही ना, बिकॉज वो जो हम लोगों ने इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा होता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो आज तक ऑडिट ही नहीं हुआ है और हम लोग पहली बार कर रहे हैं, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे इफ एनी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी रीड द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी, क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो ही ना, सबसे पहला ईयर है उस कंपनी के ऑडिट का, ओके, तो इसलिए यहाँ पे इफ एनी वगैरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए बहुत लोग क्या होता है ना, इरिटेट हो जाते हैं देख के, इफ एनी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, बट उसका लिखने का रीज़न है। आपको जब रीज़न समझ आ जाएगा तो आप खुद से आपको समझ आ जाएगा कि वेयर यू हैव टू पुट इफ एनी, ओके। चलो, तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है कि ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिस स्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो है ये ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ये है ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव और ये है बाय, ठीक है, बाय मतलब ये ABCD में दिया हुआ है कि हाउ द ऑडिटर विल अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ABC में नीचे जो भी पॉइंट दिया हुआ है इसमें ऐसा कुछ बोला हुआ है दैट ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेगा। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ ऑब्जेक्टिव। देखिए ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर में था ना, सबसे पहला पॉइंट ये वाला पॉइंट कि ओपनिंग बैलेंस में कुछ मिस स्टेटमेंट है क्या, ये पता करना है, ओके। और सेम लाइन आप अगर देखो, सेम लाइन आप अगर देखो ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कि ऑडिटर को ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये कि वेदर द ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट। अब ये कैसे करेगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले उनको चेक करना है कि प्रायर पीरियड का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो करेक्टली फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं टू द करेंट पीरियड, और व्हेन अप्रोप्रिएट एनी एडजस्टमेंट हैव बीन डिस्क्लोज्ड एज प्रायर पीरियड आइटम्स इन द करेंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको मैंने अच्छे से ब्रॉड फॉरवर्ड किया है कि नहीं, क्योंकि ऐसा क्लरिकल एरर हो सकता है दैट कुछ फिगर सपोज 14701 था तो 14761 हो गया वो, ओके। तो ये इंश्योर करना है। और कुछ अगर ऐसा एडजस्टमेंट होता है जो कि प्रायर पीरियड आइटम्स का होता है स्टेटमेंट एंड PL में, आप अगर देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद होता है प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, तो उस तरह का एडजस्टमेंट किया गया है कि नहीं। उसके बाद डिटरमाइन वेदर द ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब मेरे ओपनिंग बैलेंस में एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज है या नहीं। ये भी सेम चीज़ है, हम लोगों ने स्कोप में ही शायद कवर किया था इसे। एंड आफ्टर दैट आता है परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस इज द ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ओपनिंग बैलेंस। कहता है वेयर प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड, अगर पिछले वाले को ऑडिट किया गया था तो उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग प्रीयूज करेंगे। प्रीयूज का मतलब क्या होता है? प्रीयूसल मतलब एक बार देखेंगे, कंसिडर करेंगे, पढ़ेंगे, यू कैन से, इंक्लूडिंग द अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। पिछला फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे या और भी अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होगा तो इवेलुएट करेंगे कि वेदर द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन द करंट पीरियड प्रोवाइड एविडेंस रिलेवेंट टू द ओपनिंग बैलेंसेस। हम लोग ये चेक करेंगे दैट हम लोग जो करंट पीरियड में हम लोग जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं ना, उससे हमें एविडेंस मिलेगा कि नहीं रिलेवेंट टू ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड हमें क्या एविडेंस चाहिए, दैट वो करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं, वो उसमें सही अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई हुआ है कि नहीं, दैट इज अप्लाइड इन द करेंट पीरियड, ओके, कंसिस्टेंटली वाली बात। उसके बाद ये थर्ड नंबर आता है परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स है, जैसे
करंट एसेट या लाइबिलिटी के लिए कुछ ऑडिट एविडेंस कैन ऑर्डिनरली बी ऑब्टेन्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ड्यूरिंग द करंट पीरियड। ठीक है, कुछ तो क्या होता है कि हम लोग ओपनिंग जो करंट असेट या लाइबिलिटी के जो बैलेंसेस है ओपनिंग, वो हम लोग सिंपल ऑडिट प्रोसीजर करते हुए पता चल जाता है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले अगर कोई ट्रेड पेबल्स थे ओपनिंग और करंट पीरियड में हम लोगों ने उसका पेमेंट किया है, ट्रेड पेबल्स मीन्स क्रेडिटर, उसका हम लोगों ने अगर पेमेंट किया है करंट पीरियड में, तो दिस शोज दैट येस देयर वर सम ट्रेड पेबल एग्जिस्टिंग ऑन द ओपनिंग डेट, तभी तो पेमेंट हुआ है, राइट। और मैं आपको बताऊं KPMG के इंटरव्यू में मुझसे ये बात पूछा गया था, ओके, दैट हाउ डू यू इंश्योर, गिव मी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर फॉर ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, स्टैट ऑडिट के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलेक्शन हो या पेमेंट हो ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेबल्स विल प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस एज टू देयर एग्जिस्टेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ठीक है, वैल्यूएशन क्यों लिखा हुआ है? सपोज 1 लाख का ओपनिंग था आपका डेटर्स, और वहाँ से पैसा आएगा, डेटर्स है तो पैसा आएगा, ठीक है, पैसा 80,000 ही आया आपके पास, और आपने वो पूरे अकाउंट को ख़त्म कर दिया विदाउट एनी रीज़न, ना कोई बैड डेट्स हुआ है ना कोई रिटर्न हुआ है, बट आपने 80,000 दिखा के ख़त्म कर दिया। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ सकता है, व्हेन द ओपनिंग वाज 1 लाख व्हाई यू आर सेटिस्फाइड ऑन 80,000 ओनली। ठीक है, तो फिर वैल्यूएशन का भी पता चल जाता है ड्यू टू दीज ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट हुआ है या रिसीवेबल हुआ है, तो ये ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल्स या अकाउंट पेबल्स के एग्जिस्टेंस का, या आई कैन से इट प्रोवाइड्स अस ऑडिट एविडेंस फॉर दैट। फिर अगर मैं कुछ अदर एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की बात करूँ, जैसे फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म डेट, तो ऑडिटर विल एग्जामिन द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेज। द ऑडिटर में ऑल्सो बी एबल टू गेट कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज लाइक बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक्स एंड ऑल। एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम लोग कहते हैं, इसका भी स्पेसिफिक ऐसे है 505। ठीक है, अगर हम लोग किसी अगर हमें फिक्स्ड एसेट का कुछ कंफर्मेशन लेना है तो वी कैन चेक द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग दैट, ओके। और अगर कुछ लोन्स वगैरह का करना है तो वी कैन आस्क फॉर टू द बैंक फॉर बैलेंस कंफर्मेशन। नाउ इफ द ऑडिटर ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस दैट द ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट। अब देखिए ये सारे ऑडिट एविडेंस ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद अगर ऑडिटर को ऐसा लगा दैट ओपनिंग बैलेंस में कुछ मिस स्टेटमेंट है जो कि मटेरियली अफेक्ट कर सकते हैं करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, दैट कुड मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर शैल परफॉर्म सच एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स एज आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर क्या करेंगे? ऑडिटर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे जो कि अप्रोप्रिएट होगा सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, चेक करने के लिए इफेक्ट ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें पता चला है कि ओपनिंग बैलेंस में कुछ मिस स्टेटमेंट है जो कि मटेरियली इफेक्ट कर सकता है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। मैं कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करूंगा टू चेक ऑन द इफेक्ट ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं, ओके। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद कहता है दैट अगर ऑडिटर कंक्लूड करते हैं दैट वो जो मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रहा है करंट पीरियड में, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मिस स्टेटमेंट विद द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG इन अकॉर्डिंग विद SA 450। SA 450 है मटेरियल मिस स्टेटमेंट पे, ओके। आप देखो कितने ऐसे का रेफरेंस आ रहा है, तो इसलिए आप जो भी ऐसे पढ़ोगे बहुत ही कॉन्सेप्चुअली पढ़ना। यू नेवर नो दैट SA 510 का रेफरेंस अगला किस ऐसे में आ जाए, एंड यू हैव टू रिलेट, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। और जो ऐसे कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं ना उनको सीरियसली बहुत इजी लगता है ऐसे, और वो बहुत ही ईजिली स्कोर करते हैं। अदरवाइज इजी भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो आंसर नहीं कर पाते, थोड़ा सा कन्फ्यूजन के कारण, ओके। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर ऑडिटर ये कंक्लूड कर देते हैं कि हाँ सच में मिस स्टेटमेंट है, तो ही नीड टू फिगर आउट दैट उनको कम्युनिकेट करना है अबाउट द मिस स्टेटमेंट टू अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट और TCWG, और ये कम्युनिकेशन होगा इन अकॉर्डेंस विद SA 450, वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये मैंने किया ना डिस्कस, दैट कंसिस्टेंसी होना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी में। और हम लोग पढ़ भी रहे कि ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ हुआ है वही करंट पीरियड में भी हुआ होगा, में भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में ऑडिट प्रोसीजर क्या है? कहता है ऑडिटर शैल ऑब्टेन SAAE अबाउट वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्टेड इन ओपनिंग बैलेंस हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड इन द करंट पीरियड। सेम है ना, ये याद है, अभी हम लोग पढ़े थे ऑब्जेक्टिव में, सेम है, ठीक है। और वेदर चेंजेज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी हैव बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर एंड एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल FRF। दिस इज ऑल्सो सेम, राइट, आप लोगों को पक्का याद होगा, ओके। उसके बाद आता है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द प्रेडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट।
If prior period financial statement were audited by predecessor auditor and there was modification to the opinion, the auditor shall evaluate the effect on the matter giving rise to the modification in assessing the RMM. ये RMM means risk of material misstatement in the current period financial statement according with ऐसे 315 315. सी इसका कहने का मतलब है ना कि अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया गया था, किसी दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किया था, प्रीडिसेसर ऑडिटर, ठीक है, और उन्होंने मॉडिफाई कर दिया था ओपिनियन, मतलब या तो उन्होंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था, या तो एडवर्स ओपिनियन दिया था, या तो डिस्क्लेम किया था ओपिनियन, मतलब क्लीन ऑडिट रिपोर्ट वो नहीं था पिछला वाला, तो ऑडिटर चेक करेंगे इफेक्ट ऑफ मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन. ये मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन का मतलब ये जो मॉडिफाई किया गया ना, जो पिछला ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई किया गया, क्यों किया गया था, मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, ठीक है. इस चीज़ को इवेल्युएट करेगा ऑडिटर इन असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब करंट पीरियड का रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट फिगर आउट कर रहा होगा ऑडिटर, तो उस मैटर को कंसिडर करेगा जिस मैटर की वजह से पिछला ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई हुआ था, ठीक है. और ये कैसे होगा, इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 315, वहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को कैसे असेस करते हैं. दिस इज मेंशनड इन ऐसे 315, बट वाइल डूइंग दैट द ऑडिटर विल डिटरमाइन और चेक ऑन द इफेक्ट ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन इन द प्रीवियस पीरियड ऑडिट रिपोर्ट. ओके फाइन. So let's move to the next final, and I can say the next most important, okay, like I highlighted, audit reporting, audit conclusions and reporting as per SA 510. किसी भी ऐसे का audit procedures and audit reporting ये बहुत important होता है. okay, now opening balances के केस में, if the auditor is unable to obtain SAE regarding opening balances, the auditor shall express a qualified या disclaimer of opinion. ठीक है, ये ध्यान रखना है. अगर ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाता है रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस, तो या तो वो क्वालिफाई करेगा ओपिनियन या तो डिस्क्लेम करेगा, ठीक है. अगर ऑडिटर कंक्लूड कर दिया दैट ओपनिंग बैलेंस कंटेन अ मिस स्टेटमेंट, डिफरेंस समझिए. पहला पॉइंट में क्या था, अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, मतलब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर पाया. और सेकंड पॉइंट में क्या करा है, कंक्लूड कर दिया कि ओपनिंग बैलेंस कंटेन अ मिस स्टेटमेंट, मीन्स उसको ऑडिट एविडेंस मिला, और उसके बेसिस पे क्या कंक्लूड किया, दैट ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट, जो कि मटेरियली अफेक्ट कर रहा है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एंड द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट इज नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर और नॉट एडुकेटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड. एक तो इफेक्ट कर रहा है, और वो जो इफेक्ट है ना, उसको ना तो प्रॉपरली अकाउंट किया गया है, ना तो प्रेजेंट किया गया, ना ही डिस्क्लोज किया गया है, ठीक है. द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और एन एडवर्स ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट. यहाँ पे क्वालिफाइड है और एडवर्स है, यहाँ पे क्वालिफाइड है और डिस्क्लेमर है. मैंने आपको बताया था दैट डिस्क्लेम हम तब करते हैं जब हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर याद नहीं हुआ, वहाँ बहुत कंफ्यूजिंग है, क्वालिफाइड था, डिस्क्लेमर था, यहाँ क्वालिफाइड था, एडवर्स था. जहाँ पे भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो पा रहा है वहाँ सिर्फ डिस्क्लेम करते हैं, डिस्क्लेमर इसके अलावा और कहीं आता ही नहीं है. तो दोनों में क्वालिफाइड है, डिस्क्लेमर है वेयर वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, फर्स्ट पॉइंट. और सेकंड में जहाँ हम लोगों ने ऑब्टेन करके ये कंक्लूड कर दिया, दैट इज सेकंड पॉइंट, वहाँ पे एडवर्स है. ओके, उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. दिस सेज दैट द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और एन एडवर्स ओपिनियन. ठीक है, यहाँ पे भी दो का बात हो रहा है, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट. ठीक है, उनको जैसा ठीक लगे. इफ़ ही कंक्लूड्स दैट करंट पीरियड की जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली आर नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हुई है इन रिलेशन टू द ओपनिंग बैलेंस इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF. ठीक है, मीन्स अपने ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो करंट पीरियड में अप्लाई नहीं हुई है, और जो ओपनिंग बैलेंस में अकाउंटिंग पॉलिसी होती है वो प्रायर पीरियड की अकाउंटिंग पॉलिसी होती है. ठीक है, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो थी वो ना तो प्रॉपरली अकाउंट हुए, ना तो डिस्क्लोज हुए, प्रेजेंट हुए इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF. सेम थिंग है. हम लोग अगर पहले ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव में ही ये चीज़ फिगर आउट कर लेना कि ये पॉइंट ऑलरेडी पहले लिखा हुआ था, ठीक है, तो जब हम लोग रिपोर्टिंग या प्रोसीजर्स पढ़ते हैं तो वो बहुत हेल्प करता है. बिकॉज जैसे ऑब्जेक्टिव में है कि ऑडिटर को ये चेक करना है, तो प्रोसीजर में रहता है वो कैसे चेक करना है, तो वो बहुत हद तक हम लोग रिलेट कर पाते हैं. ओके, तो अगर ये दो के साथ है ए और बी, तो हम या तो क्वालिफाइड करेंगे या तो एडवर्स करेंगे. ओके, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द प्रीडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये केस भी हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, कि अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट के मतलब प्रीडिसेसर ऑडिटर के रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन है तो, और मॉडिफिकेशन 3 तरह का होता है, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर. ऐसे 700 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे.
If the predecessor auditor's opinion regarding the prior period's financial statement included a modification to the auditor's opinion that remains relevant and material to the current period. देखिए पिछले बार जो ऑडिटर ने मॉडिफाई किया था और मैटर गिविंग राइज टू दैट मॉडिफिकेशन, मतलब जिस कारण वो मॉडिफिकेशन हुआ था वो अगर अभी तक रेलेवेंट है ना, अगर दैट रिमेन्स रेलेवेंट एंड मटेरियल, तो द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ऑडिटर ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली. अगर देखिए सिंपल सी बात है, अगर पिछले पीरियड का जो ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गलती था, उस गलती के कारण मॉडिफाई हुआ था, वो गलती अभी भी अगर रिलेवेंट है ना, तो ऑडिटर जो है वो मॉडिफाई कर देंगे ऑडिटर ओपिनियन को ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली. एंड दिस लेड टू द एंड ऑफ ऐसे 510. देखिए मैंने जैसे मतलब मैं अपने मन से आपको बता रहा हूँ ऑब्जर्वेशन क्या हो सकते हैं क्वेश्चंस की, दैट मैंने कहीं पे बहुत ज़्यादा हिंदी यूज़ किया, कहीं पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश यूज़ किया. सी माई टारगेट वॉज टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड प्रॉपरली. एक बार समझ आएगा तभी तो मेरा लैंग्वेज पे कमांड बनेगा. ठीक है, हम लोग सिर्फ रट भी नहीं सकते हैं या फिर ऐसा भी नहीं कर सकते कि हमें लैंग्वेज पे कमांड ना हो. लैंग्वेज पे कमांड ना पढ़ते पढ़ते आ जाएगा. आपको पहले समझ तो आना चाहिए कि लिखना क्या है. ठीक है, तो हम लोग जब फर्स्ट बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे मैंने अभी बताया है, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे और साथ साथ में ध्यान जरूर रखेंगे दैट किस तरह का वर्ड स्टडी मटेरियल में यूज़ किया हुआ है. ये कुछ ऐसा नहीं है दैट इनका अपना इंग्लिश है, ICAI का अपना इंग्लिश है, ऐसा कुछ नहीं होता. ये सब वर्ड आपने देखा नहीं क्या, जैसे मैंने पॉइंट आउट किया था इफ़ एनी को, दैट इफ़ एनी क्यों रहता है. ओके, तो उस तरह से हम लोग पढ़ते पढ़ते जैसे वर्ड लिखा है प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर एंड एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF, ये पढ़ते पढ़ते आ जाएगी, अपने आदत में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. ओके, तो हम जब पहली बार पढ़ेंगे तो हम समझ के पढ़ेंगे ऑडिट करना कैसे है, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो उसमें क्या चेक करना है, क्यों चेक करना है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है एंड एवरीथिंग. कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे. ठीक है. Okay, so I am summing up this video here. We will continue our discussion on our group, okay, and also share with your friends. जो भी ऑडिटिंग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके साथ आप प्लीज़ शेयर कीजिए, बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, क्योंकि हम लोग वो देखिए एक और बात है मैं बताता हूँ, इसमें ही मैं कवर कर रहा हूँ दैट अगर हम लोगों को खुद से पढ़ने का, अपना इंटरप्रिटेशन करने का आदत लग गया ना, तो जब हम लोग CA फाइनल का रिवीजन करेंगे ना लास्ट में, उस समय हमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये, बिकॉज अपना माइंड में रहेगा दैट हमें किसी चीज़ को खुद से कैसे पढ़ना है. अदरवाइज आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा या बहुत लोगों ने आप लोग इंटरमीडिएट में ऐसा किया होगा दैट सर के रिवीजन लेक्चर देख लेता हूँ, यूट्यूब पे फास्ट ट्रैक आया है. लोग लास्ट टाइम में भी अगर टीचर्स पे डिपेंड होने लगे कि चलो ठीक है मैं टीचर्स पे डिपेंड हो गया, या किसी सर ने सिर्फ 10 आवर्स में वो सम अप कर दिया तो उनका मैंने लेक्चर सुन लिया, उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है. हमें लगता है कि मेरा रिवीजन हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है. ठीक है, या अगर चलो मान लेते हैं अगर कोई उससे अगर उनको किसी को कॉन्फिडेंस भी आ रहा है तो उसका लेवल और खुद से पढ़ के समझने का लेवल एकदम डिफरेंट है. यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अगर आप खुद से पढ़ के इंटरप्रेट करोगे, खुद से समझ में आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा. और असिस्ट करने के लिए आई एम ऑलवेज हियर. ओके, सो ऑडिटिंग को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग. एक बहुत ही ईजी सा प्लान आई एम गोइंग टू गिव यू, और वो भी पूरा प्लान नहीं देंगे, मैं स्टेप वाइज कंप्लीट होता रहेगा एंड आई विल जस्ट कंटिन्यू टू गाइड. ठीक है, और हम लोग ऐसे ही करके ऑडिट को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे. हमारा ड्राफ्टिंग पे भी कमांड हो जाएगा, बिकॉज मीनवाइल आई विल ऑल्सो कंटिन्यू टू चेक विथ यू ऑल ऑन द आंसर्स. मैं 2-3 क्वेश्चन सेंड करता रहूँगा और आप लोग आंसर्स लिख के सेंड कीजिएगा. आई विल पॉइंट आउट द मिस्टेक्स, आई विल ट्राई टू recommend you in all the way that how you will improve your drafting in case of auditing also. और अगर एक बार आपका ऑडिटिंग का ड्राफ्टिंग अच्छा हो गया ना, तो दैट द सेम यू कैन अप्लाई ऑन द लॉ और एनी अदर थ्योरी पेपर यू कैन से. कहीं पे आप अगर वर्किंग नोट्स भी लिख रहे हो तो उसको भी लिखने का तरीका होता है इन प्रैक्टिकल पेपर, तो वो सारा कुछ एक्सपोजर हो जाएगा. वी जस्ट हैव टू कीप आवर माइंड ओपन एंड यूटिलाइज आवर मैक्सिमम पॉसिबल टाइम इन द स्टडीज. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. हैव अ हैप्पी रीडिंग. बाय बाय.